नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। पल पल बदलती घटनाओं में जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच चलते युद्ध में 7वें दिन की एंट्री हो चुकी है, इस बीच में अपडेट्स के साथ में एक जानकारी निकल कर आती है कि अमेरिका अब जमीन से युद्ध में एंट्री कर रहा है और जमीन से युद्ध में एंट्री करने के लिए उसने कोई खास स्ट्रेटजी रची है। मैंने कल आपको एक सेशन में जानकारी दी थी कि ईरान अपने स्तर पर कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है और उस प्लानिंग में इजराइल पर या अमेरिकी बेसिस पर कुछ बड़ा हमला और मतलब न्यूक्लियर थ्रेट तक की बातें निकल कर आई जब ईरान के अंदर रिएक्टर स्केल पर भूकंप देखे गए, अर्थक्वेक देखे गए। अब अमेरिका कहां तक ऐसा बर्दाश्त कर पाएगा? अमेरिका की अपनी एक लिमिट है। अफगानिस्तान अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी बनकर आया था जब उसने अपनी जमीन पर, आसमान में और नेवी में जितना भी दम था ना, उसको अपना करके पूरी तरह से अफगानिस्तान को कंट्रोल करने का खूब प्रयास किया। बगराम एयरबेस जो मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े एयरबेसेस में से एक था, उस तक को ऑपरेट किया, लेकिन वो कभी अफगानिस्तान पर कंट्रोल नहीं कर पाया। कारण क्या रहा? जमीन पर अमेरिकी सेना हमेशा पिछड़ जाती है क्योंकि उसे डिफरेंट डिफिकल्ट टेरेन्स में लड़ाई लड़ने का अभ्यास नहीं है। एयरफोर्स जबरदस्त मजबूत है, इंटेलिजेंस मजबूत है, मिसाइल बढ़िया है, नेवल फोर्सेस बढ़िया हैं, लेकिन जो जमीनी युद्ध की स्थितियां होती हैं, जैसे अफगानिस्तान का डिफिकल्ट टेरेन से मतलब है बड़ा ही पहाड़ी और ऊंच नीच का इलाका है वहां पर, तो ऐसी जगह पर ईरानी मतलब अमेरिकी फोर्सेस टिक नहीं पाई थी। बिल्कुल वैसा ही डिफिकल्ट टोपोग्राफी ईरान की भी है और ईरान में जितने भी प्रकार से टनल्स बनी हैं या फिर वो सुरक्षा व्यवस्थाएं जहां पर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन, परमाणु कार्यक्रम रखे हैं, वो इन्हीं पहाड़ों के नीचे या ऐसी जगह पर रखे हैं जहां अमेरिका की रीच नहीं हो पाती। आवश्यकता है कि ऐसी जगह पर लोग जमीन पर उतार दिए जाएं, लेकिन अनुभव बहुत गंदे हैं, पुराने गंदे अनुभवों के चलते अब आदमी भी अपना अगर मारने भेज दिया तो ये वही ट्रंप है। आपको याद हो तो पिछली बार 2021 में जब निकल रहे थे सत्ता से, मतलब सत्ता छोड़ रहे थे, ट्रंप का कार्यकाल जब पूरा हो रहा था, उस समय अफगानिस्तान से अमेरिकी फोर्सेस को वापस बुलवाने वाले यही थे, क्योंकि इन्हें अमेरिका में भला बनना था कि हमने अमेरिकी सैनिकों को मरने जमीन पर नहीं भेजा है। अब फिर से वो नौबत आ गई। ईरान के अंदर वैसा ही लगभग अफगानिस्तान जैसा सेटअप इन्हें देखने को मिल गया। अफगानिस्तान से ज्यादा वेपन है, ज्यादा ज्यादा रेडिकलाइज्ड तरीके से अमेरिका के खिलाफ लोग हैं, तो उनसे निपटने के लिए इनके पैंतरेबाजी अब फेल होती जा रही है। आवश्यकता है जमीन पर युद्ध करने की। जमीन पर युद्ध करने में अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन सबसे बड़ी टेंशन बन रहे हैं, क्योंकि यहां पर सीनेट के लिए इलेक्शन होने हैं, इनकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शन होने हैं, और वहां से अमेरिका में जो सेंटिमेंट बनता है कि हमारे सैनिक मर गए, वो बड़ा नेगेटिव होता है। ट्रंप बन के ही ये आए थे कि मैं तो पीस प्रेसिडेंट हूं, मैं अमेरिकियों को मरने थोड़ी भेजूंगा। अब उन्होंने एक अल्टरनेट तलाश लिया है। तलाश क्या लिया है कि अब अपने साथ में ये कुछ विचित्र प्रकार के लोगों की सेना लेकर घूम रहे हैं। अब विचित्र प्रकार का मतलब क्या है? देखो, सेना किसी देश की पहचान होती है। जब देश ही ना हो तो उन लोगों को क्या कहोगे? और अमेरिका जैसा सुपर पावर अगर किसी देश विहीन, स्टेटलेस फोर्स को साथ लेकर चलोगे तो ये विचित्र विचित्र सी घटना हो गई। ये जो आपको लड़ाके दिख रहे हैं, इनके साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति ने बातचीत की है। इन लड़ाकों के कुछ मुखिया रहे होंगे, उनसे बातचीत की है। ये रिपोर्ट हाल ही में अमेरिकी मीडिया में बाहर आ जाती है। सीएनएन इस खबर को बाहर लेकर आ जाता है कि अमेरिका कुर्द लड़ाकों से बातचीत कर रहा है ईरान पर हमला करने की। रिपोर्ट निकल कर आती है कि सीआईए ने ईरान के अंदर कुर्द लड़ाकों को उतारने की तैयारी कर ली है और उन्हें वो वेपन देना शुरू कर रहा है। फिर तो साहब धीरे धीरे हेडलाइन बन जाती हैं और इस पूरी हेडलाइन में कुर्द के बयान भी आने शुरू हो जाते हैं कि हम तो तैयार हैं हमला करने के लिए। तो बड़ा रोचक सवाल यह खड़ा होता है कि ये कुर्द हैं कौन, और इनको किस प्रकार से अमेरिका लड़ने भेज रहा है, और इनका इतिहास क्या है, ईरान से इनका झगड़ा क्या है, कहां पाए जाते हैं, किस देश में ये हैं, इनकी ज्योग्राफी क्या है। सारी बातें आज के सेशन में आप और हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या वाकई में ये ईरान से नफरत करते थे? क्या खमनई विरोधी थे? तमाम प्रकार की चीजें आपको आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा। ट्रंप की नीति डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी साझा करूंगा। साथियों, आज के जिस प्रकार के दौर में आप और हम जी रहे हैं, जिस समय पर बीमारियां आए दिन दस्तक दे रही हैं, ऐसे में आप सभी के पास एक सुरक्षित हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं आपके सामने एक प्लेटफॉर्म साझा कर रहा हूं जहां पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी एनुअल
जो खर्चे हैं या फिर आपको लगता है कि बीमारी के लिए इतना खर्च हो सकता है, उनके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हैं। अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि हेल्थ इंश्योरेंस है, जो हॉस्पिटलाइजेशन के समय आपको कैशलेस तरीके से इलाज करा के लाती है, आप उन्हें यहां से चूज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध है इस प्लेटफॉर्म पर। जितने भी मार्केट के उपलब्ध इंश्योरेंस है आप उन्हें यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक से, जहां पर मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है, डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां से अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको लगभग लगभग 20% से 25% का आपको डिस्काउंट भी मिलता है। ठीक इसी तरह से एक और इंश्योरेंस है जो कि आपके जीवन से जुड़ा है। अगर आप घर के अंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और आपका जीवन ही घर के जिम्मेदारियों के लिए सबसे जरूरी है, ऐसे में आप घर वालों की फ्यूचर सुरक्षा करने के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान कर सकते हैं। उसके लिए भी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में आप अगर कम उम्र से ही अपना इंश्योरेंस शुरू कर देते हैं, तो वो लॉन्ग रन में जाकर के आपको पूरी तरह से, एक तो प्रीमियम की सुरक्षा रहती है कि आपका प्रीमियम बढ़ता नहीं है, साथ ही साथ में एक अश्योरेंस बनता है। उसके लिए आप एक बार जाकर के जितने भी उपलब्ध टर्म इंश्योरेंस प्लान है उन्हें चेक कर सकते हैं। मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करने की है वो ये कि ये कुर्द ईरानी मिलिशिया जो है, इसको जमीनी कार्रवाई के लिए अमेरिका तैयार कर रहा है। अब इसको तैयार करने में, इन्हें इस्तेमाल करने से पहले मैंने जैसे आपसे कहा कि यह जानना जरूरी है कि ये लोग कहां हैं, कैसे हैं, क्या कहानी है। उससे पहले न्यूज का सोर्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। सीआईए की तरफ से ये तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस ये तैयारी कर रहा है कि उन तक वेपन पहुंचाए जाएं और उन वेपन्स को पहुंचाने के लिए सारी की सारी तैयारियां चल रही हैं। इसी बात को जब कंफर्म करता है ईरान, तो वो जो कुर्द लड़ाके जहां पाए जाते हैं उन जगहों पर हमला कर देता है। उस जगहों पर हमले की तस्वीरें निकल कर आती हैं। इसका मतलब कुछ तो ऐसा पक रहा है जो हमें अभी सुर्खियों के माध्यम से दिख रहा है। अमेरिका डिनायल मोड में है। अमेरिका का डिनायल यह है कि नहीं, ऐसा हम कुछ कर नहीं रहे हैं, और निश्चित ही अमेरिका कभी भी इसे स्वीकारेगा भी नहीं। क्यों नहीं स्वीकारेगा? क्योंकि आज जिस तालिबान से अमेरिका परेशान है, कभी कभी वो अमेरिका ने ही पनपाया था। जिस अलकायदा से अमेरिका परेशान है, कभी अमेरिका ने ही उसे पनपाया था। जिस आईसिस से आज अमेरिका परेशान है, कभी उसको अमेरिका ने ही पनपाया था। क्योंकि ये हमेशा जब सरकारों को नहीं हरा पाते तो कुछ रेबेलियन लोगों को फंड करके उन्हें तैयार करते हैं, और फिर वही लोग इनको दिक्कत खड़ी करने पहुंच जाते हैं। खैर, फिलहाल के लिए जो ये लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फिलहाल में अमेरिका की सबसे बड़ी चाहत है, क्योंकि इन लोगों को खमनेई पसंद नहीं थे। तो कौन है साहब ये कुर्द? असल में एक एथनिक ग्रुप है जो अपनी पहचान कुर्द जाति के रूप में, जनजाति के रूप में करता है। वैसे ये सुन्नी धर्मावलंबी हैं, यानी इस्लाम के अंदर सुन्नी मत को मानने वाले लोग हैं। दुनिया में इनकी आबादी लगभग 3.5 करोड़ मानी जाती है। ईरान में इनकी संख्या लगभग 80 लाख है। ईरान की कुल पॉपुलेशन लगभग 8 से 9 करोड़ के बीच में है। तो लगभग 10% आबादी ईरान में कुर्द लोगों की है, जो अपने लिए एक स्वतंत्र देश की मांग करते हैं। पूरी दुनिया में अगर कुर्द की संख्या देखी जाए तो वो तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान और थोड़ा बहुत अर्मेनिया, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर मैं मैप से आपको दिखाऊं तो ये ईरान है। इस ईरान के साथ में बॉर्डर पर आपको इराक दिखता है, तुर्की दिखता है, इधर की तरफ आपको अर्मेनिया दिखाई देता है, और यहां सीरिया। इन क्षेत्रों के अंदर ही कुर्द लोग पाए जाते हैं। अगर मैं इसको अलग कलर कोड में दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। थोड़ा तुर्की, थोड़ा सीरिया, थोड़ा इराक, थोड़ा ईरान और हल्का सा अर्मेनिया का क्षेत्र। ये लोग इसी पूरे क्षेत्र में अपने लिए एक देश की मांग करते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति मांग करने लगेगा क्या? नहीं। अपनी एथनिसिटी, अपनी पर्टिकुलर पहचान, जिसको कुर्द ये कहते हैं, उसके साथ दुनिया का ये सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है, जिसकी आबादी लगभग 3.5 करोड़ है, जो अपनी पहचान के लिए एक अलग देश मांगता है। तो देने में क्या दिक्कत है? अगर किसी एक देश में मांग रहा होता तो दिक्कत नहीं होती। अब दिक्कत यह है कि ये 4-5 देशों में फैला हुआ है, और हर देश में इसने दिक्कत खड़ी कर रखी है। तो हर देश की सरकार इनके खिलाफ हो जाती है, और जब सरकारें इनके खिलाफ हो जाती हैं तो इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाती। तो ये एक प्रकार से ऐसी एथनिसिटी है, ऐसा ग्रुप है जो अपने आप को आइसोलेट पाता है, कहीं ना कहीं से दुत्कारा और पुचकारा जाता है। अभी की स्थिति क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। तो तुर्की इनसे बहुत टेंशन में रहता है। मतलब तुर्की की हालात ये हैं कि वो कुर्द लोगों को आतंकवादी मानता है,
और इन्हीं पर एक्शन करने के लिए वो सीरिया का साथ देने चला आया था। जो अल शरा यहां पर सीरिया के अंदर राष्ट्रपति बने, जो एक आतंकवादी हैं और आतंकवादी अमेरिकी मोस्ट वांटेड हैं, जिनको बाद में अमेरिका ने दोष मुक्त किया और उन्हें स्वीकारा। वो असल में जो बस यहां पर जो अल शरा हैं, तुर्की ने उनका साथ ही इसलिए दिया कि सुनो, आप अपनी जमीन का उपयोग हमारे ऊपर कुर्द लड़ाकों को हमला करने के लिए मत करने देना। कुर्दों की संख्या तो सीरिया में भी दिख रही है, कलर तो सीरिया पर भी आ रहा है। सीरिया में लंबे समय से, मतलब अब आज अल शरा की सरकार है, तब भी कुर्द लड़ाकों का यह क्षेत्र अभी भी कुर्द लोगों के पास ही है। और उन्होंने सरकार से यह सेटिंग कर रखी है कि हम धीरे धीरे आपकी सरकार का हिस्सा बन जाएंगे, हमसे हमारी पहचान मत मांगना। तो सीरिया में कुर्द सेफ हैं, एक कॉर्नर उनके पास दबा हुआ है। इराक में जब आईसिस था तो आईसिस से लड़ने वाला कुर्द समूह था। आईसिस इराक और सीरिया को लेकर के, वो भी एक सुन्नी समूह था, लेकिन इराक और सीरिया के अंदर अपनी एक कंबाइंड सरकार चाहता था। कुर्द ये कहते थे कि तुम्हारी लड़ाई अपनी होगी, हमको तो कुर्दिस्तान दे दो, सीरिया और इराक का ऊपर वाला हिस्सा दे दो। तो आज का जो इराक है, जिसमें आईसिस भी खत्म, सद्दाम हुसैन भी खत्म, थोड़ा बहुत आईसिस के कहीं ना कहीं ट्रेसेस हैं, मतलब उतना बगदादी के समय वाला आईसिस नहीं है। तो ऐसे में फिलहाल ये वाला जो क्षेत्र है, जो उत्तर की तरफ है इराक में, उस क्षेत्र में कुर्द सक्रिय हैं और यहां पर इनकी प्रॉपर एक सरकार चलती है। इदबिल करके एक जगह है, उस जगह पर इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है। बकायदा अपनी एक सेना है, पेशमर्गा, उसको लेकर के यहां लोग बैठते हैं। तो सीरिया इनके लिए सेफ साइड हुआ, ये सेफ साइड हुआ। अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की इन्हें आतंकवादी मानता है, तो आए दिन कूटता पीटता है, तो ये लोग इधर उधर कहीं निकल लेते हैं। अब बात करें ईरान की, तो ईरान में मेजॉरिटी शिया मुसलमान है और शियाओं के केस में ये जो 10% कुर्द हैं, ये माइनॉरिटी फील करते हैं। और चूंकि खमनेई पूरे शिया धार्मिक सुप्रीम लीडर थे, तो उनके प्रभाव से इस जगह पर इनको ट्रीटमेंट बहुत गंदा मिला। मतलब इन्हें जब तब देखा तब तब मारा। मतलब कुर्द लोगों को यहां पर अपनी पहचान तक नहीं बनाने दी। मल्टीपल टाइम हमले हुए, जब से यहां पर खमनेई रहे, इनके लिए हमेशा चिंता ही रही। तो देखो, ये यहां पर भी पीड़ित हैं, यहां पर भी पीड़ित हैं। सेफ कहां पर है? इराक और सीरिया में। सीरिया में कौन है? अल शरा। अल शरा जो कि अमेरिका पाल रहा है, वो यहां पर इनको संदेश देता है कि सुनो, इनसे कहो कि मोटिवेट हो जाएं, अब इनको बदला दिलवाने हम ईरान में लेकर चल रहे हैं। तुमने बहुत पिटाई खा ली शियाओं से, अब बदला लेने का समय है। अमेरिका तुम्हारे साथ है, इंटेलिजेंस भरपूर है, अमेरिकी सैनिक जमीन पर नहीं उतरेंगे, तुम ही जाओगे, तुम ही लड़ोगे। इधर बात करें इराक की, तो इराक में बकायदा कुर्द लड़ाकों ने ईरान बॉर्डर पर अपना मोर्चा बनाया हुआ है। तो यहां से इस बीच में ये जो कन्फ्लिक्ट जोन है, यहीं पर अब संघर्ष शुरू हो रहा है। यहां से कुर्द अगर अंदर एंट्री करते हैं, तो कुर्दों की एंट्री ईरान में अस्थिरता पैदा करेगी, क्योंकि ईरान की सरकार अभी बहुत सारे मोर्चों पर वैसे ही लड़ रही है। यूएई में गोला फेंकना है, कतर में फेंकना है, बहरीन में, सऊदी में, इजराइल में, सब तरफ गोले फेंकने हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना है। तो मल्टीपल फ्रंट पर उसे लड़ना पड़ रहा है। और इसके लिए एक बड़ा फ्रंट अगर जमीनी लेवल पर खोल दिया जाए, अभी तो सारा की सारा आर्मर्ड के हाथ में है, भाई गोला बारूद चलाना है और फेंक देना है। अभी जमीन पर कोई फाइट नहीं हो रही है। इनको जमीन पर उतार कर वो यहां अस्थिरता फैलाना चाह रहा है। ट्रंप की ये नीति डिस्क्लोज हुई। ये सारे के सारे मैप से उम्मीद है कि आप कुर्द लोगों की एक अलग पहचान समझ सकते हैं। इराक में इसे कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार केआरजी कहते हैं, सीरिया में इसे रोजावा कहते हैं, तुर्की में पीकेके कहते हैं, और ईरान में ये एक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के रूप में डले हुए हैं। इराक के अंदर इनकी सेना को पेशमर्गा कहते हैं और ये बकायदा इदबिल के अंदर अपनी सत्ता चला रहे हैं। ठीक है साहब, मैं आपको यहां पर उस जगह को भी दिखा पाऊंगा। चलिए, एनीवे, फिलहाल के लिए उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई हो। अब सवाल करते हैं कि साहब पास्ट क्या है इनका, ये अभी अभी निकल कर आए या कि पहला इतिहास भी है इनका, कुछ संघर्ष वंघर्ष किए भी हैं कि ताजा ताजा लोगों को अपना देश चाहिए? नहीं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अपने देश की मांग कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी इन्हें इनका देश देना प्रॉमिस किया गया था और उसके तहत इन्हें इनका देश मिल भी गया था। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको देश की आज दिमाग में आई है। जब ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो 1920 में ट्रीटी और सेवरेज के तहत
इन्हें इनके लिए स्वतंत्र राज्य देने का प्रावधान रखा गया था। 1923 में ट्रीटी ऑफ लुसाने में इनके इसी प्रावधान को बाईपास कर दिया कि छोड़ो यार, कौन देगा तुम्हें अलग देश, हर आदमी अपने लिए अलग देश मांगने आ गया, नहीं देंगे। ऐसा उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कई देशों के साथ किया भी था। लेकिन समय बीतता गया और कुर्दों ने ईरान के अंदर अपने लिए अलग देश मांगने की मांग को बड़ा कर दिया। 1979 में जब ईरान के अंदर इस्लामिक क्रांति हुई, खुमैनी आए, उस समय पर कुर्द समुदायों को बहुत बुरी तरह पनिश किया गया। लेकिन इस बीच में एक कहानी और घटी। वो कहानी थी इनके एक अलग देश बनाने की, जिसे महाबाद नाम दिया गया था। वो क्या थी? असल में कुर्दों के एक नेता हुआ करते थे, काजी मोहम्मद। उन्होंने 22 जनवरी 1946 को कुर्दिस्तान के पूर्व में एक महाबाद गणराज्य की घोषणा कर दी। कुर्दिस्तान बोले तो तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, इसका पूरा जो एरिया है उसकी ईस्टर्न साइड बोले तो ईरान वाली साइड, इन्होंने अपने लिए एक महाबाद गणराज्य की घोषणा कर दी कि हम यहाँ के राजा। तो आप इसको ऐसे देखें कि ये यदि इस तरह देखा जाए तो ये रहा महाबाद एरिया, कि बोले हम यहां पर अब यहां से शासन चलाएंगे। अगर न्यूज़ रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा जाए तो कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में इन्होंने अपने लिए महाबाद का पूरा एरिया मान लिया कि अब हम यहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे और यहीं से ही हम शासन व्यवस्था चलाएंगे। कुर्दिस्तान गणराज्य इनके नेतृत्व में चलने लगा और काजी मोहम्मद को नया देश का राष्ट्रपति बनाया गया। यह महाबाद नाम से कुर्दिस्तान का एक छोटा सा क्षेत्र और उसके राष्ट्रपति आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बकायदा अपने लिए कुर्द सांस्कृतिक पुनरुद्धार का केंद्र बनाया, कई भाषा में शिक्षा विक्षा सब करवाई। लेकिन यह शासन एक साल भी नहीं चला। जनवरी 1946 में शुरू हुआ, दिसंबर आते आते खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ईरान ने इन पर हमला कर दिया और इस पूरे की पूरे महाबाद को कंट्रोल अपने पास कर लिया। तब से लेकर आज तक महाबाद छोड़िए, कुर्दिस्तान नाम की कोई जगह नहीं है। बस ये कुर्द लोग अपने लिए एक टेरिटरी मार्क करके चलते हैं कि हम ये यहां पर पाए जाते हैं। ईरान ने महाबाद पर कंट्रोल कर लिया और इस राष्ट्रपति को फांसी के फंदे पर लटका दिया। अब की बात अगर करते हैं तो यह है कि यही कुर्द जो उस महाबाद के थे, ये आज तक अपने लिए अलग देश और महाबाद की मांग करते हुए पाए जाते हैं। इराक में अपनी सेना, जिसको ये पेशमर्गा कहते हैं, उसकी मदद से ईरान में फिर से हमला करने की नीति दिमाग में लेकर चल रहे हैं। ठीक है साहब, फिर से इनके दिमाग में अब सपने हैं कि एक दिन हमारे पास अपना देश होगा। जहां तक बात हो तुर्की की, सीरिया में पहले बशर अल असद की, उस दौर में भी ये लोग काफी सक्रिय रहे हैं। आज भी तुर्की के अंदर इनकी बड़ी चिंता है। तुर्की पूरी तरह चिंतित ही कुर्द लड़ाकों के कारण रहता है। बशर अल असद जब राष्ट्रपति सीरिया के हुआ करते थे, तो ये जो ऊपर का पीला पीला सा क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरी तरह कुर्द लड़ाकों के कंट्रोल में था। सीरिया के अंदर आज भी अगर आप देखें तो बशर अल असद वाला क्षेत्र तो अल शरा के कब्जे में चला गया। ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है जिसमें अल शरा का नेतृत्व नहीं है, वो आज भी कुर्द लड़ाकों के कंट्रोल में है। कुल मिलाकर के कुर्द इस पूरे क्षेत्र की एक ऐसी एथनिक पहचान जो अपने आप के लिए एक अलग देश चाहती है, उसे अब ट्रंप ने पीछे से हाथ रख के कहा कि जाओ अब ईरान में अपने लिए अलग देश मांग लो। तुम्हें जो जरूरत है वो है इंटेलिजेंस की, वेपन्स की, वो सब तुम्हें अब अमेरिका देगा। ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका ग्राउंड पर लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है। नहीं है से मतलब ये नहीं है कि ये काबिल नहीं है। सक्षम से मतलब ये है कि अगर ये लड़ने एंट्री करते हैं और एक एक भी अमेरिकी मरता है, इन्हें अपने देश में जवाब देना पड़ता है कि अमेरिकी मरवाने क्यों लेकर गए। तुम्हारे पास इतना पैसा है, जाओ और भाड़े के लोगों को लड़ाओ। तो इन्होंने भाड़े के नाम पर कुर्द लड़ाकों को ले लिया कि जाओ और लड़ो, हम तुम्हें पैसे देंगे और हमारी पताका को लहराते जाओ। कुल मिलाकर ऐसा हो रहा है। तो ट्रंप ये सब क्यों चाह रहे हैं? उम्मीद है कि अब आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ गई हो। ईरान अभी तक ट्रंप के लिए, क्योंकि ट्रंप ने खमनेई का जो भी आदेश दिया हो खत्म करने का, वो उल्टा पड़ चुका है। वो सोच रहे थे कि जैसे मादुरो को हटा करके सब कुछ बढ़िया वेनेजुएला में हो गया, खमनेई को हटाते ही ईरान शांत हो जाएगा। ईरान ऐसा शांत नहीं हुआ है। अमेरिका को इसीलिए अब दूसरी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ रही है। ट्रंप ने बागी कुर्द लोगों से बातचीत की है। मीडिया की बात माने, रॉयटर्स, सीएनएन, वॉल स्ट्रीट, इन तमाम रिपोर्ट्स के अनुसार अगर माने तो इराक के जो कुर्दिस्तान के प्रमुख नेता हैं, मसूद बरजानी और बाफिल तलाबानी, उनके साथ ट्रंप ने फोन पर बातचीत की है। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं और इन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इराक के अंदर बैठा जो कुर्द समूह है, वो ईरान के मल्टीपल कुर्द के जो समूह हैं उनको एक करके उनसे हमला कराने की तैयारी कर रहा है। इनका हेडक्वार्टर इरबिल है इराक के अंदर। वहां से इन्हें आदेश दिया जा रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में अब आप लोग जाओ और जाकर के ईरान में अशांति बरपा दो। अगर इस क्षेत्र में अशांति होती है तो ईरान का पूरा ध्यान ग्राउंड फोर्स को मोबिलाइज करने में होगा और जैसे ही वो होगा, ईरान ध्यान बंटने से परेशान हो जाएगा।
खैर, अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड में कुर्द लड़ाकों को लेकर उतरता तो है, लेकिन क्या वाकई में यह कामयाब होता है या नहीं, या फिर दुनिया के लिए भविष्य का एक नया अलकायदा अमेरिका तैयार कर जाएगा? ऐसा इसलिए, अच्छा इंटरेस्टिंग बात और भी है, जब अमेरिका के पूर्व सीआईए एजेंट्स के इंटरव्यूज अखबारों ने लिए, इस बारे में जानकारी ली, तो सबने कहा कि अमेरिका ऐसा कर सकता है। अमेरिका से इस तरह की अपेक्षाएं की जाती हैं और वो करता आया है। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को भी खत्म करने के लिए रीजनल पावर्स को ऐसे ही डेवलप किया था। ठीक इसी तरह से यूएसएसआर को खत्म करने के लिए तालिबान को खड़ा किया था। तालिबान को खत्म करने के लिए और अपना प्रभुत्व उस क्षेत्र में बताने के लिए अलकायदा को भी हल्का हल्का प्रमोट किया था। आज पाकिस्तान खुद इसके लिए एक रोग नेशन बनकर बैठा हुआ है, जिसको पैसे के दम पर इसलिए खड़ा किया गया, तुम अफगानिस्तान और चाइना के खिलाफ काम आओगे अब, या भारत के खिलाफ काम आओगे। तो कुल मिलाकर अमेरिका की ये नीतियां रही हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अमेरिका के खुद रक्षा मंत्री ये बोलते हैं कि अमेरिका ने हमारा मिसयूज किया है, और उसने बकायदा बोला है कि इन्होंने वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर यूएस एंड द वेस्ट फॉर 3 डेकेड्स। हम 30 सालों से अमेरिका के लिए गंदा काम कर रहे हैं। तो अब ये ओपन सीक्रेट है जो सबको पता है, लेकिन अमेरिका इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही कारण है कि अमेरिका के अंदर जब विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से यह सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका वाकई में ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं नहीं साहब, हमारे अंदर ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं चल रही है, हम किसी भी प्रकार से कुर्द लड़ाकों को लेकर साथ नहीं चल रहे हैं। लेकिन वहीं अगर कुर्द लड़ाकों के स्टेटमेंट देखे जाएं, जैसे कुर्दिस्तान के, तो वो कहते हैं हमारा मैसेज अमेरिका और वेस्टर्न लोगों के साथ है कि कुर्द आपके दोस्त हैं और आइए साथ मिलकर चलते हैं। तो भाई साहब, दुनिया में कुछ ना कुछ होता रहा है। ऐसे में एक नया चैप्टर और ऐड हो गया है। देखना होगा कि ईरान इस वाले फ्रंट पर क्या एक्शन लेता है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हां, जो मैंने अभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस संबंधी जानकारी दी, अगर आपको लगे तो इसे अवश्य चेक करिए इस प्लेटफॉर्म को, जहां पर आपको तमाम प्रकार के जो हेल्थ इंश्योरेंस हैं वो बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर उपलब्ध होंगे। और साथ ही साथ अगर यहीं से आप उनको लेते हैं तो लगभग 20 से 25% का आपको डिस्काउंट हेल्थ इंश्योरेंस में भी मिल सकता है और टर्म इंश्योरेंस में भी मिल सकता है। आप उन्हें एक बार जरूर चेक करें। धन्यवाद।